हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट्स करे हैं, जहां पर हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए थे और थ्योरी डिस्कस की थी। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका ट्रीटमेंट, चेंज इन पीएसआर का ट्रीटमेंट उठा लो तुम, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट है। तो मतलब अगर तुम चेंज इन पीएसआर ऑलरेडी कर चुके हो तो ये बहुत आसान रहने वाला है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि चेंज इन पीएसआर पूरी बुक का बेस है, तो वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हमारी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स तीनों की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पर आपको इस बैच के हम करवा रहे हैं। तो रिटायरमेंट से पहले के सारे चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं अकाउंटेंसी में, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी और इसी तरीके से बिजनेस भी। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस सबसे अच्छे तरीके से इस यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रीअसेसमेंट। तो सबसे पहले हम इसका ट्रीटमेंट सीख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो, ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, आपको 2 तरीकों से इसके ट्रीटमेंट सीखने होते हैं। क्या क्या वो 2 तरीके हैं, देखो। पहला तरीका तो होता है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कैसे ट्रीट करना है। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसा बोल दे कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है वो नई वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। या फिर मैं ऐसा कह दूं कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ भी लिखा आ जाए, मतलब कि क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द ट्रीटमेंट की रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तब भी आपको ऐसे करना है कि आपको ये वाला केस समझना है। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया आपको कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड कि हम नई वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे, तब भी ऐसे ट्रीटमेंट करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तब भी आपको इसी तरीके से करना है। दूसरा केस आता है तुम्हारे पास, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट, कि पार्टनर्स क्या कहते हैं कि हम एडजस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। या ऐसा बोल दे, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एसेट्स लायबिलिटीज एट ओल्ड वैल्यूज। उन्होंने डिसाइड करा है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यूज पे ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। या वो कहें कि हम जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आएगा उसको हम एडजस्ट करेंगे। आपको एक बात तो समझ आएगी होगी कि हमारे पास ट्रीटमेंट 2 ही तरीकों से होते हैं, या तो हम चीजों को बांट देते हैं या चीजों को एडजस्ट कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को बांटना चाहते हैं, या मैं कहूं कि मैं एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तब क्या प्रोसेस रहने वाला है। और जब हम ऐसा नहीं चाहते, जब हम एडजस्ट करना चाहते हैं, तब क्या प्रोसेस रहने वाला है। यहां पर जब हम चाहते हैं कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यूज को रिकॉर्ड करें, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जानते हो, नहीं जानते तो अभी मैं फॉर्मेट फिर से सिखा दूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बैलेंसिंग फिगर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन आई से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पुरानी रेशो में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तब भी इनमें बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तब भी इनमें बढ़ जाएगा। ठीक है।
फिर जो नई बैलेंस शीट बनेगी आपकी, न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी आपकी विद न्यू वैल्यूज, वो कैसे बनेगी? विद न्यू वैल्यूज बनेगी कि नई बैलेंस शीट के अंदर आप नई वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखोगे जो रिवैल्यूएशन होने के बाद आई हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट जब हमें क्या करना है, नई वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। दूसरे ट्रीटमेंट में जब हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज पुरानी वैल्यूज पे ही दिखे, या हम कहेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करने, ये भी हो सकता है। ये पार्टनर चाहते हैं कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज की पुरानी वैल्यू है उसी पे अब भी दिखे, तो इसका मतलब जो भी चेंज इन वैल्यू हुआ उसका आपको इफेक्ट तो शो करना पड़ेगा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करना। क्या कहा मैंने? उसको आपको ऐसे मतलब नई बैलेंस शीट में नई वैल्यूज नहीं लिखनी, लेकिन उसका इफेक्ट तो लिखना पड़ेगा कि एसेट में वैल्यू बढ़ गई तो जो रिटायरिंग पार्टनर हो गएगा मेरे को बड़ी वैल्यू के पैसे हिसाब से पैसा दो ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। हम यहां पे क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। एक खाता नहीं बनाते, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेट इफेक्ट। या आप क्या करोगे? कैलकुलेट करते हो नेट इफेक्ट क्या होने वाला है। मतलब कोई एसेट बढ़ गई तो प्लस में लिख दो, कम हो गई तो माइनस में लिख दो, लायबिलिटी कम हो गई तो प्लस में लिख दो, लायबिलिटी बढ़ गई तो माइनस में लिख दो। ये सारे काम आप यहां पे कर देते हो। फिर जो भी आपका नेट इफेक्ट आता है, जो भी आपका नेट इफेक्ट आता है, अब नेट इफेक्ट क्या होगा? या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कि मतलब या तो क्या होगा कि रिवैल्यूएशन करने के बाद फायदा हो रहा है, टोटल नेट इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी आपके पास गेनिंग टू, या पहले से ही जानते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? और जितना गेन करा, जितना सेक्रीफाइस करा उतना ही, सारे का सारा रिवैल्यूएशन नेट इफेक्ट नहीं, बल्कि नेट इफेक्ट का जितना गेन करा उतना ही, जितना सेक्रीफाइस करा उतना ही। ये ट्रीटमेंट हमें पता है। अगर नहीं पता तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स साथ के साथ मेंटेन करो, 1 मिनट का भी डिले नहीं होना चाहिए। अभी रुक जाओ, पॉज कर लो वीडियो को, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, सारे के सारे नोट्स अच्छे से रिकॉर्ड कर लो। अगर ये तुम्हें आता है तो तुम रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट गलत नहीं करने वाले हो। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। जल्दी से 2 मिनट लगा के बना लेते हैं। देखो, कोई भी अकाउंट होता है, टी शेप होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो नेचर होती है वो क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो नेचर होती है वो होती है नॉमिनल नेचर का खाता होता है ये। नॉमिनल का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। को भी कोई भी नुकसान हो रहा है तो डेबिट में लिख दो, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो फायदे की बात है नुकसान की बात है? जल्दी से बोलो, एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो फायदे की बात है नुकसान की बात है? फायदे की बात है, क्रेडिट में जाएगा। बाय इंक्रीज इन एसेट। इसी तरीके से किसी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए तो नुकसान की बात है, तो वो इधर चला जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट। ठीक है। कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो नुकसान की बात है, तो टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाए तो फायदे की बात है, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, पता चले कि एसेट तो रिकॉर्ड ही नहीं की हुई थी, फिर तो फायदे की बात है, तो हम एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे। एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो बाय, फायदे की बात हुई, हम कहेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। और इसी तरीके से कोई लायबिलिटी मिल जाए तो वो आ जाएगा नुकसान की बात, तो आपको होगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता है तो मतलब फायदा ज्यादा है नुकसान कम है, फायदा ज्यादा नुकसान कम, तो इधर आ जाएगा आपके पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
और इधर बैलेंस शीट फिगर आता है तो वो क्या होगा, रिवैल्यूएशन लॉस। समझते हो इस बात को? तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट। इस तरीके से हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे चलते हैं। तो आगे हम करते हैं कि रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं। तो देखो, रिवैल्यूएशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो तीन तरीकों से आ सकता है आपके पास। एक आ सकता है आपके पास कि आपको अकाउंट बनाना दे दिया, एक आ सकता है जर्नल एंट्री, एक दे दिया एडजस्टमेंट वाला। तो तीनों का एक एक केस अच्छे से करते हैं ताकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। देखो, पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है आपको कि A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31 मार्च 2025 was as follows। ये हमें दे रखी है जी पूरी की पूरी बैलेंस शीट। ये हमें दे रखी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सारा कुछ दे रखा है, जैसे क्रेडिटर्स दे दिए, कैपिटल दे दी, लैंड एंड बिल्डिंग, पूरी बैलेंस शीट हमें दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कहते हैं कि 31 मार्च 2025 को बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। On the date of B's retirement, the following revaluations were agreed upon। हमने ये सारे रिवैल्यूएशंस के ऊपर एग्री हुए। क्या क्या है? पहला है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 8,000। ठीक है, ये सारी हमारे को दे रखी है कि जो जो भी हमारे को रिवैल्यूएशन के लिए हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी है। एंड में हमें बोलता है कि प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है टू डिटरमिन द प्रॉफिट्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन पे बताना है अपने को। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम। जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाए। ये लो जी, ये बन गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बना फॉर्मेट। तो यहां पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहली चीज कहता है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। फायदे की बात है, नुकसान की बात है? सर, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो ये फायदे की बात होती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दो। लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख की, तो 2 लाख का 20% कितना होता है? 40,000। 40,000 से इंक्रीज करोगे तो क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बढ़ेगी? 40,000 से। ठीक है, अगला देखो हमारे पास क्या है। अगले में कहते हैं मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी को रिड्यूस करना है 10% से, कर देते हैं। मशीनरी कितनी दे रखी है? 1 लाख की। 10% कितना होगा? 10,000। 10,000 से रिड्यूस करोगे तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगा टू मशीनरी 10,000। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹8,000। कि प्रोविजन को क्या कर दो आप? इंक्रीज कर दो। इंक्रीज बाय नहीं लिखा हुआ, टू लिखा हुआ। टू का मतलब होता है जितना पहले है उसको बढ़ाकर 8,000 तक ले जाओ। जितना पहले है, पहले कितना प्रोविजन? पहले है सर 5,000 का, तो 5,000 को बढ़ाकर कहां पर ले जाओ? 8,000 पे ले जाओ। तो कितना बढ़ाना पड़ा मुझे? 3,000 का। तो 3,000 का नुकसान हुआ, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में कितना जाएगा? 3,000। तो मैं रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिख देता हूं, यहां पर डेबिट साइड में लिख देता हूं मैं टू प्रोविजन। तो हमें कितना प्रोविजन बढ़ाना पड़ा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 से। तो 3,000 का हमारा ये नुकसान हो गया। ठीक है जी, और क्या दे रखा है मुझे? और कहता है कि एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 इज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स। एक मिली अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब फायदे की बात। तो 15,000 का जो मिला फायदे की बात है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। यहां लिख दोगे आप बाय
इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड कितने की मिली? 15,000 की मिल गई। ये भी बहुत बढ़िया है। और देखो, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 6,000 विच इज नॉट लाइकली टू बी पेड एंड हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स के अंदर 6,000 का अमाउंट है विच इज नॉट लाइकली टू बी पेड, जो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अब आपको, एंड हेंस नॉट रिटर्न ऑफ, हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। अब इसको राइट ऑफ कर दो। तो भैया ऐसे क्रेडिटर हैं 6,000 के जो तुम्हें पेमेंट नहीं करनी है, तो मतलब फायदा हो गया। तो फिर से रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000। जल्दी से टोटल कर देते हैं। टोटल आएगा मेरे पास 40, 55 और 6 61,000। तो ये साइड ज्यादा है, मतलब फायदे की बात है। तो आप कहोगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। कहां कहां पे ट्रांसफर करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। तो आप करोगे टू एज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ठीक है, कितना आ जाएगा अमाउंट? अब देखते हैं। इनकी ओल्ड पीएसआर में बांटोगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 5:3:2 है। तो टोटल कितना है पहले देख लेते हैं जल्दी से। ये बनता है हमारे पास 61 में से 3,000 गए तो 58 में से 10 गए तो 48। तो 48,000 हम क्या करेंगे? 48,000 को 5:3:2 में बांटेंगे। तो देखें कितना आता है। तो 48,000 का 10 हिस्से करें तो 4800 का एक बन गया। 4800 इंटू 5 24,000 मिलेगा ए को। 4800 इंटू 3 14,400 मिलेगा बी को, और 9600 मिलेगा सी को। सॉर्टेड है। तो ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेसिक क्वेश्चन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का होता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। देखो सच सच बताऊं तो मैं आपको कि रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन आना है फाइनल एग्जाम में, वो क्वेश्चन आना है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 नंबर वाला, या फिर मेक द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चंस नहीं आने हैं, लेकिन 6 मार्कर क्वेश्चन करने के लिए रिवैल्यूएशन आना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो तुम बना ही नहीं पाओगे अकाउंट। तो इसके बिना 6 मार्कर हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो भी प्रोसेस हम चल रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम सीख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एट द अल्टीमेट गोल वही है कि हम वो 6 मार्कर क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि अब जनरल एंट्री, कई बार क्वेश्चन कह रहे थे कि जनरल एंट्रीज पास करो। तो जनरल एंट्री कैसे पास करोगे? देखो कहते हैं पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहली चीज कहता है कि अब आपको सारी की सारी जनरल एंट्रीज पास करनी है। अगर तुम्हें जनरल एंट्री पास करनी है तो जनरल एंट्री पास करते कैसे हैं वो सीखनी पड़ेगी। एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, एसेट कम होती है तो एसेट क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। ये हमें बेसिक रूल पता ही है। ये पता होने के बाद ये करना बहुत आसान है। देखें पहली एंट्री देखो, कहते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर बाय ₹12,000। फर्नीचर बढ़ गया 12,000 से, एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो फर्नीचर को डेबिट करोगे, आप कहोगे फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि आपको अगर आप उधर से देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाना चाहिए, क्योंकि एसेट बढ़ी है। तब हो गया रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट कर दिया और नाम लिख दिया फर्नीचर का। आप चाहे उस तरीके से सोच लो, चाहे इस तरीके से सोच लो कि एसेट बढ़ी है इसलिए डेबिट, और वो जितनी भी एसेट का बढ़ता या कम होना है वो हम रिवैल्यूएशन में डाल रहे, तो हमने क्रेडिट रिवैल्यूएशन को कर दिया। कितना आया? 12,000। दूसरी एंट्री देखो, कहते हैं कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 7,500। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई कितने से? 7,500 से। स्टॉक क्या है? एसेट है। एसेट रिड्यूस हुआ तो एसेट क्या होगा? क्रेडिट होगा। एसेट क्रेडिट होगी तो डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट इसलिए बना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
स्टॉक अकाउंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 7500। तीसरा केस देखते हैं। कहता है कि अ लाइबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹3000 इज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स। एक नई लाइबिलिटी आ पड़ी है, एक नई लाइबिलिटी आ गई है 3000 की। तब एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हो, लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे तो डेबिट क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, क्या है ये? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा भैया? 3000 आ जाएगा। आगे देखते हैं। फिर कहता है कि अ डेटर whose dues of ₹2500 were previously written off as bad debts now paid ₹1500 in full settlement। क्या कहता है? अ डेटर जिसके ड्यूज थे 2500 रुपए के, हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था, अब मुझे वो 1500 रुपए देकर चला जाता है। तो आज के दिन मेरे पास क्या होता है? आज के दिन मेरी ट्रांजेक्शन क्या होगी? सोचो, मेरे पास कैश आ रहा है, और दूसरी चीज, अब मैं नए डेटर्स को थोड़ी कंसीडर करूंगा। मैं कहूंगा कि अब मेरे एक तरीके से प्रॉफिट हो गया तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। मैं एंट्री क्या करता हूं? मैं एंट्री करता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत अच्छी एंट्री है ये। कितना है मेरे पास? कितना है मेरे पास? 2500 थे, अब नाउ पेड 1500, तो 1500। एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर रिपेयर्स अमाउंटिंग टू 4000। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी तो रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करोगे लाइबिलिटी को तो लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो आप डेबिट किसको करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। हम एंट्री कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर रिपेयर्स। तो आप लिखोगे टू लाइबिलिटी फॉर, या आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, तो जो मर्जी लिख दो, ऐसा फर्क नहीं पड़ता। कितना अमाउंट आएगा यहां पर? 4000 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल एंट्रीज आराम से हो जाएंगी। ये सब करने के बाद एक और एंट्री भी करनी है जिसका नाम होता है क्लोजिंग एंट्री। इसका नाम होता है क्लोजिंग एंट्री। याद है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हो तो उसका बैलेंसिंग फिगर लिखते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो क्लोज करते हो खाते को, तो यहां पर भी क्लोज करोगे। यहां पर आपको पार्टनर्स की डिटेल्स दी गई है क्या? नहीं दी गई, तो यहां पर क्लोजिंग नहीं होगी। जनरली क्या होता है, आपको दी गई होती है तभी मैं करवा रहा हूं। जनरली ऐसे दिया क्या होता है कि PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2:1, देन R रिटायर्स। फिर ये सारी रिवैल्यूएशन दी गई है। तो ये जितना भी रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो पुराने पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। बांट के दिखाएं कैसे निकलेगा। देखो, आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? क्या आपको पता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो फायदे की बात है, तो ये लिख दो प्लस 12000। डेबिट हो रहा है तो माइनस कर दो 7500, क्योंकि ये डेबिट साइड में दिख रहा होगा। डेबिट हो रहा है 3000 और माइनस कर दो। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो 1500 जोड़ दो। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो 4000 माइनस कर दो। तो ये आ गया आपका -1000। -1000 तो मतलब 1000 का क्या है आपका? रिवैल्यूएशन लॉस। क्या है? 1000 का आपका रिवैल्यूएशन लॉस है। रिवैल्यूएशन लॉस है भैया, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पी क्यू और आर में ये 1000 रुपए आप बांट दोगे 3:2:1 की रेशो में, अपने आप बांट देना भैया, कर लोगे। 3:2:1 की रेशो में आप आराम से इनको बांट सकते हो। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास किस तरीके से जनरल एंट्रीज का ट्रीटमेंट करना है। जनरल एंट्रीज जब भी करो जरूर ध्यान रखना क्लोजिंग एंट्री करके आनी है, क्लोजिंग एंट्री का एक नंबर अलग से होता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप नंबर कटवा कर आ रहे हो, मतलब ये सारी एंट्री बाकी आ जाते नंबर की होंगी, ये एक का होगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का। ये क्लोजिंग एंट्री तुम्हें खुद से सोचना होता है, उसका आधा नंबर और करने का फिर से आधा नंबर, तो एक नंबर की एंट्री बन गई। ठीक है जी, चलें तीसरे क्वेश्चन पे। तैयार हो तीसरे क्वेश्चन के लिए? तैयार हो? चलो फिर देखो, तो यहां पर हम बात करते हैं कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यूज पे ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं। पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया है। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कहता है P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 8 April 2025, Q retires from the firm. On the date of retirement, the assets and liabilities were to be revalued as follows. किस तरीके से रिवैल्यू करना है? प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, 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 हर एक की हमें दे दी गई है। फिर कहता है द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ अबव रिवैल्यूएशंस विदाउट ऑल्टरिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि हम एसेट और लायबिलिटीज के अंदर जो चेंज आया है, दे हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ अबव चेंज विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज, की बुक्स में हम उनकी वैल्यूज एज इट इज दिखाने वाले हैं। P and R decided to continue sharing profits and losses in the ratio of 2:1. इनकी नई रेशो दे रखी है, इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है, जिससे आपको निकालने में मदद मिलेगी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। क्योंकि जो भी क्या करोगे, सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालोगे, नेट इफेक्ट निकालने के बाद पॉजिटिव आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर दोगे, नेट इफेक्ट नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री कर दोगे। तो नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। पास द सिंगल नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स। दे देते हैं सर। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कि इन सभी ट्रांजैक्शंस का नेट इफेक्ट पड़ क्या रहा है। देखिए चलो, तो सबसे पहले हमें पता चलता है प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 2 लाख, रिवाइज वैल्यू 2,30,000, इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? 30,000। फिर क्या है? स्टॉक, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, नुकसान की बात है, रिड्यूस इन स्टॉक, नुकसान की बात है। जो भी नुकसान की बात होगी आप उसको नेगेटिव में लिखोगे, नेगेटिव का मतलब ब्रैकेट्स में लिखोगे। डेटर्स 40,000 के थे, 38,000 के रह गए, फिर से एसेट रिड्यूस हो गई, 2,000 का नुकसान हो गया, तो रिडक्शन इन डेटर्स 2,000, ये भी माइनस में लिख दोगे। फिर क्या है आपको, क्रेडिटर्स पहले 60,000 के थे, 55,000 के हैं। अगर क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाएं तो मतलब जो तुमने पैसा बाजार में देना था वो पहले 60,000 देना था, 55,000 देना, तो 5,000 का फायदा हो गया, 5,000 का फायदा हो गया, रिडक्शन इन क्रेडिटर्स, तो 5,000 का फायदा हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट पहले 0 थी, अब 10,000। अनरिकॉर्डेड तो मतलब पहले 0 ही होगी, तभी तो तुम अब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बिल्कुल अनरिकॉर्डेड एसेट है, एसेट मिल जाए तो फायदे की बात ही है। कितना है? 10,000। ठीक है, नेट इफेक्ट देखें, नेट इफेक्ट आता है 30,000 प्लस 5 35 प्लस 10 45, 45 में से 5 गए 40, 40 में से 2 गए 38,000, तो मेरे पास नेट इफेक्ट आता है 38,000। नेट इफेक्ट कितना आ गया? 38,000। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो एंट्री क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मुझे गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। मैं एक और वर्किंग नोट बनाता हूं, गेन सैक्रिफाइस का कैलकुलेशन। देखिए भैया, सैक्रिफाइस किसने करा वो मुझे 100% श्योरिटी है। सर सैक्रिफाइस करा पी क्यू और आर थे, पी और आर कंटिन्यू रह गए, क्यू रिटायर हो गया, क्यू ने सैक्रिफाइस करा है। पी क्यू आर तीनों का अलग अलग देख लेते हैं। पी क्यू आर की पुरानी रेशो 3:2:1, पी क्यू आर 3:2:1। पी और आर की नई रेशो कितनी है? 2:1। तो देखें जल्दी से, पी का क्या है, नए में से पुराना माइनस कर दें
तो नया 2/3, पुराना कितना 3/6, एलसीएम आया 6, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, नए में से पुराना माइनस करने पे आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है नया ज्यादा है, तो इसका मतलब आपने गेन किया है। इसी तरीके से Q की बात करें, Q का है नया 0, माइनस करें पुराना 2/6, तो इसका मतलब -2/6 आपका सारा सेक्रीफाइस है। ये हमें पहले भी पता था, हमने ऐसे बकवास मारने के लिए निकाल दिया। R का देखें जल्दी से, R का पता चलता है नया है 1/3, पुराना था 1/6, एलसीएम लेंगे 6 आया, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, 6 1 1, 2 - 1 आया 1/6, तो 1/6 क्या किया आपने, गेन किया। नए में से पुराना माइनस करने पे आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब गेन, नए में से पुराना माइनस करने पे अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अब देखो, आपको पता चला P ने गेन करा, R ने गेन करा, Q ने सेक्रीफाइस करा। जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होती है गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग। तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट। सॉर्टेड है कहानी। जितना गेन करा, जितना सेक्रीफाइस करा, उतना उतना ही आएगा। टोटल 38,000 था नेट इफेक्ट, तो P ने गेन कितना करा है, P ने गेन करा है 1/6, तो 1/6 हो 38,000 आएगा, 1/6 हो 38,000 R में आएगा, 2/6 हो 38,000 Q के कैपिटल में आएगा। समझ गए? तो ये आप अमाउंट्स लिख सकते हो और आपकी एंट्री पास हो जाएगी। यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर पे। आज हमने रीवैल्यूएशन का हर तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीख लिया है। रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन 3 ही तरीकों से बनेंगे, या वो कहेगा आपको कि आप अकाउंट बना दो, या वो कहेगा आपको कि सर वो बना दो, जनरल एंट्रीज पास कर दो, या वो कहेगा कि आप एडजस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट कर दो। तीनों ट्रीटमेंट हमने इस लेक्चर में सीखे, बहुत अच्छे से सीखे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सारे के सारे नोट्स बनाते चले जाओ, सिलेबस हमारे साथ साथ करते चले जाओ, और जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट करके आपको मिलेंगी रिवीजन क्लासेस, फिर होंगे आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।